सबसे पहले हम संभल की हिंसा को लेकर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। संभल में दंगों की खबरों को देखकर आज देश भर के पुलिस वाले और उनके परिवार सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होंगे। संभल जैसी हिंसक घटनाओं के बाद जिस तरह के सवाल उठाए जाते हैं, उन्हें देखकर आज देश का हर पुलिस वाला यही सोचता होगा कि वो करे तो क्या करे। वो दंगाइयों को रोके, आम जनता की जान बचाए, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करे या अपनी खुद की जान बचाए, वो क्या करे। पुलिस को ट्रेनिंग स्कूल में जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसके कर्तव्य बताए जाते हैं, ड्यूटी समझाई जाती है, वो उसका पालन करे या वो दंगाइयों के बारे में सोचता रहे। घटना के बाद विपक्ष के नेता क्या कहेंगे, मीडिया में क्या खबरें आएंगी, इसके बारे में सोचे या कानून व्यवस्था को बनाए रखने का अपना कर्तव्य निभाए। कई बार ये दोनों रास्ते अलग अलग होते हैं, ये दोनों ही रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और पुलिसकर्मियों को इनमें से एक रास्ता चुनना होता है। कल्पना कीजिए, अगर किसी इलाके में दंगे हो जाएं और इन दंगों के दौरान पुलिस अपने हाथ बांधकर खड़ी रहे, तो आप क्या कहेंगे? आप सब यही कहेंगे कि पुलिस दंगाइयों के साथ मिली हुई है और उसने पूरे इलाके को दंगों की आग में जलने के लिए छोड़ दिया। पुलिस का पहला और आखिरी कर्तव्य होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना और इन दंगों को किसी भी हाल में रोकना, जनता की रक्षा करना, और इसके लिए पुलिस हर वो कदम उठाती है जो उस समय आवश्यक होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इन्हीं दंगों को रोकने के लिए पुलिस की आलोचना की जाए, कहा जाए कि पुलिस को दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी, तो यह पुलिस के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी। संभल की हिंसा पर अभी हमारे देश में बिल्कुल यही हो रहा है। हमारे देश में खास वर्ग के लोग ये कह रहे हैं कि संभल में हिंसक भीड़ ने सिर्फ पथराव ही तो किया था, कुछ पत्थर ही तो फेंके थे, उसे रोकने के लिए पुलिस को इतनी सख्त कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी। इन लोगों का कहना है कि अगर पथराव करने वाली भीड़ मुसलमानों की नहीं होती तो पुलिस कभी ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं करती। लेकिन पुलिस ने यह सब कुछ जानबूझकर किया और उसके कारण इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस ने संभल में हिंसा को रोककर कोई गलत काम किया है? क्या इस पथराव के दौरान पुलिस को अपनी आत्मरक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या पुलिस के जवानों को इस पत्थरबाजी में मर जाना चाहिए था, या पुलिस को इंतजार करना चाहिए था कि कब यह पथराव बंद हो और ये दंगाई अपना काम करके अपने अपने घर वापस जाए? क्या हमारे देश के पुलिस वालों को अपनी जान की रक्षा करने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे देश के जो पुलिस वाले हैं उनके परिवार नहीं है? ये कितने दुख की बात है कि आज हर कोई हिंसा करने वाली भीड़ का बचाव कर रहा है, लेकिन पुलिस की बात कोई नहीं कर रहा। और यहां हम सिर्फ एक राज्य की पुलिस की बात नहीं कर रहे, हर राज्य में जो पुलिस है, हर पुलिसकर्मी की बात कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, उनका भी परिवार होता है, उनके भी बीवी बच्चे, बूढ़े माता पिता हैं और ये परिवार उन पर आश्रित है और उन्हें भी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। संभल में पुलिस ने जो कुछ किया वो उस वक्त की स्थिति में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शायद जरूरी था। वहां इकट्ठा हुई हिंसक भीड़ पुलिस पर पत्थर बरसा रही थी, घरों की छतों से पुलिस पर हमला हो रहा था, जिसमें महिलाएं भी पत्थरबाजी कर रही थी। और आज आप देखिएगा, हम आपको आज वो तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि छतों पर चढ़कर महिलाएं भी पुलिस पर पत्थर फेंक रही थी। पुलिस से उसके हथियार लूटे जा रहे थे और दंगाइयों के पास देसी कट्टे और देसी तमंचे थे। ऐसी स्थिति में अगर पुलिस इस हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई न करती तो फिर क्या करती? इन दंगाइयों से दोस्ती कर लेती। इस हिंसा में 20 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं, जिनमें 2 जवानों के पैर में गोली लगी है और कुछ पुलिस वालों के सिर और हाथों में भी चोट आई है। अगर उस दिन पुलिस अपना बचाव न करती तो शायद इन घायल पुलिस वालों की जान भी जा सकती थी। लेकिन आज इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा और हमारे देश में असल में पुलिस की कभी कोई बात करता भी नहीं। आप शायद जानते नहीं कि भारत में हर साल 40,000 से ज्यादा दंगे और हिंसा की घटनाएं होती हैं। हर साल इन दंगों और अपराधियों से संघर्ष करते हुए 700 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। लेकिन क्या किसी ने कभी इन पुलिसकर्मियों का धर्म और इनकी जाति जानने की कोशिश की है? क्या आपने कभी पूछा है कि जो पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिनकी जान चली गई,
जिनके बच्चे अनाथ हो गए, उनमें कितने ओबीसी थे, कितने दलित थे, कितने अगड़ी जाति के थे और किस धर्म के कितने पुलिसकर्मी थे? क्या आपने कभी यह ब्रेकअप जानने की कोशिश की है? संभल में पत्थर फेंकने वालों का धर्म तो सबको दिखाई दिया, लेकिन ये पत्थर जिन पुलिस वालों पर फेंके जा रहे थे, क्या किसी ने उनका धर्म या उनकी जाति चेक करने की कोशिश की है? देश में जहां भी दंगे और हिंसक टकराव होता है या कोई हमला होता है, वहां पुलिस उन्हें नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाती है और पुलिस का यह कर्तव्य है। उन्हें उनकी ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है। मुंबई में जब 26/11 का हमला हुआ था और कांस्टेबल तुकाराम ओंबले आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए अपनी जान पर खेल रहे थे, उस समय उनके पास कोई हथियार नहीं था। तुकाराम ओंबले चाहते तो वो भी अपने परिवार के बारे में सोच सकते थे, अपनी जान बचाने के बारे में सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने आपके परिवार के बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। वो जानते थे कि अगर कसाब को और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो कसाब न जाने कितने और लोगों की जान ले लेगा। उन तमाम लोगों की जान बचाने के लिए इस बहादुर पुलिसकर्मी ने अपनी जान दे दी और इन्हीं हमलों में एटीएस के उस समय के चीफ हेमंत करकरे भी शहीद हुए थे। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हुए थे। हाल ही में गुजरात और दिल्ली समेत कई शहरों में पुलिस वालों ने अपनी शहादत दी, लेकिन हमारे देश में इन पुलिसकर्मियों की कभी उतनी बात नहीं हुई जितनी हिंसा करने वाले और हमला करने वाले अपराधियों की होती है। हमारे देश के नेता कभी इन पुलिसकर्मियों के बारे में बात नहीं करते, कभी इनका मुद्दा नहीं उठाते। अगर कोई दंगाई किसी खास वर्ग का होता है, किसी खास जाति का होता है, किसी खास धर्म का होता है, उसके लिए हमारे देश के बड़े बड़े नेता आवाज उठाते हैं, संसद तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे देश में जो 700 पुलिसकर्मी हर साल अपनी जान दे देते हैं, उनके बारे में कोई बात तक नहीं करता, उनका मुद्दा कोई नहीं उठाता। जब कोई युवा पुलिस में भर्ती होता है तो उसकी बहुत कड़ी ट्रेनिंग होती है, सरकार उस पर पैसा खर्च करती है, और जब वो पुलिस वाला शहीद हो जाता है या घायल हो जाता है तो इससे सोचिए देश को कितना नुकसान होता है। और इसीलिए आज हम यही कहेंगे कि पुलिस पर सवाल उठाने से पहले किसी को भी 1000 बार सोचना चाहिए, अपने आप को पुलिस की स्थिति में रखना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस हमेशा सही ही होती है और पुलिस कभी गलत नहीं हो सकती, ऐसा भी होता है, बल्कि हम आज ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस देश में हर साल 40,000 दंगे और हिंसा की घटनाएं होती हैं तो ये घटनाएं पुलिस नहीं करती। इस हिंसा के पीछे पुलिस का हाथ नहीं होता, पुलिस तो इन्हें रोकती है और इन्हें रोकने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों पर राजनीति करना और इन्हें धर्म के हिसाब से बांटना राजनीति के लिए भी सही नहीं है, इस देश के लिए भी सही नहीं है और हमारे पुलिस बल के मनोबल के लिए भी यह सही नहीं है। सोचिए जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमारे पुलिस कर्मियों का मनोबल कितना गिर जाता होगा, जब उन्हें यह लगता होगा कि इस देश में लोगों को हमारी जान की कोई चिंता नहीं, लेकिन दंगाइयों की जान की चिंता में सब पड़े हुए हैं। हाल ही में शिमला में मस्जिद का विरोध करने वाले हिंदुओं पर वहां की पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, लेकिन उस समय किसी ने यह नहीं कहा कि यह लाठीचार्ज हिंदुओं के खिलाफ हुआ है। लेकिन संभल में पुलिस की कार्रवाई को हमारे देश का एक खास वर्ग मुस्लिम विरोधी बता रहा है, यानी पुलिस की कार्रवाई को भी धर्मों के आधार पर बांट दिया गया है। हिंदुओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे तो ठीक है, किसी और धर्म के खिलाफ करे तो गलत है। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने संभल के इन दंगाइयों की कुछ तस्वीरें आपके लिए भेजी हैं। पुलिस ने कहा है कि वो इन पत्थरबाजों के पोस्टर अब पूरे शहर में लगाएगी और इन लोगों की पहचान करके इनसे हिंसा में हुए नुकसान की पूरी भरपाई ली जाएगी। इन पत्थरबाजों में सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं भी शामिल हैं और पुलिस ने आज एक वीडियो जारी किया है जिसमें ये महिलाएं पुलिस पर मकान की छत से पथराव करती हुई साफ दिख रही हैं। अब जरा सोचिए, क्या इस हिंसा को और इन लोगों को पुलिस को नहीं रोकना चाहिए था? जब ये महिलाएं छतों पर चढ़कर पुलिस पर पत्थर फेंक रही थीं, उस समय पुलिस को क्या करना चाहिए था? पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तो इन दंगाइयों की तस्वीरें पूरे देश ने देख ली। आज बड़ा सवाल यह है कि ये दंगाई साफ दिखाई दे रहे हैं,
कि ये हिंसा पर उतारू थे। इनके साथ पुलिस को क्या करना चाहिए था? क्या इनके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए थी? क्या इन्हें दंगे भड़काते रहना चाहिए था? इन्हें खुला छोड़ दिया जाना चाहिए था? हमारे पास इस हिंसा का आज एक और वीडियो है जिसमें ये दंगाई सीसीटीवी कैमरों को तोड़ते हुए आपको साफ दिखाई देंगे। अब जरा सोचिए, हिंसा से पहले इन कैमरों को तोड़ने के पीछे इन दंगाइयों की क्या मंशा हो सकती है और ये लोग किस मकसद से सड़कों पर अपना चेहरा छिपाकर निकले थे? जरा ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिए। जो तस्वीरें अभी आपने देखी, इससे आपको यह समझ में आएगा कि उन इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और इन दंगाइयों ने कैसे इन सीसीटीवी कैमरे को, इन कैमरास को तोड़ा। अब जरा इनकी मंशा को समझिए। कोई भी व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे को तोड़ना क्यों चाहेगा? अगर पुलिस अत्याचार कर रही है, अगर पुलिस इन लोगों का दमन कर रही है, इन पर अत्याचार कर रही है, तो फिर ये सीसीटीवी कैमरे ही तो सबसे बड़ा सबूत होते। तभी तो ये सारी तस्वीरें लोगों के सामने जाती और पुलिस एक्सपोज हो जाती। पूरी दुनिया को पता चल जाता कि पुलिस इन शरीफ लोगों पर कैसे अत्याचार कर रही है। लेकिन ये जो शरीफ लोग हैं, अगर ये बेकसूर हैं, अगर इनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो फिर ये सीसीटीवी कैमरे को क्यों तोड़ना चाहते हैं? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? ये तमाम शरीफ लोग, शहरी, शरीफ नागरिक, ये अपना चेहरा ढककर सड़कों पर क्यों निकले हैं? इनके हाथों में ये पत्थर कहां से आए हैं? आज पूरे देश को यह सोचना चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि हर बार हमारे देश में जब कोई दंगा होता है, हर बार जब कोई हिंसा होती है, तो इन दंगाइयों को बचाने के लिए पहले इनका धर्म चेक किया जाता है, इनकी जाति चेक की जाती है। जो भी जाति निकलती है, जो भी धर्म निकलता है, उस धर्म और जाति की राजनीति करने वाले नेता तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और फिर इस पर राजनीति की जाती है। लेकिन इस सब से होता यह है कि हमारे देश की जो पुलिस है, सुरक्षा बल है, उनका मनोबल टूट जाता है। और आगे से जो कुछ इस बार हमें संभल में देखने को मिला, अगली बार इस देश में जब कोई दंगा होगा, जब कोई हिंसक घटना होगी, तो उस समय जो पुलिस वाले इन दंगाइयों का सामना कर रहे होंगे, उनके मन में कितना कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, वो क्या सोच रहे होंगे, आप इसका अंदाजा लगा कर देखिए। इन तस्वीरों से आप ये तो समझ गए होंगे कि भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम खतरे में हैं या नहीं। अब हम आपको बांग्लादेश लेकर चलेंगे, जहां अल्पसंख्यक हिंदू जरूर खतरे में हैं और इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के भक्त वहां पर बहुत खतरे में आ गए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि वो इस्कॉन को एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन मानती है और इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की औपचारिकताओं को वो पूरा कर रही है। सरकार ने यह जानकारी ऐसे समय में दी है जब इस्कॉन के मुख्य पुजारी चिन्मय कृष्ण दास बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा उठा रहे हैं और बांग्लादेश की पुलिस ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। चिन्मय कृष्ण दास पर आरोप है कि उनके समर्थकों ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया और वो बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहते हैं। लेकिन इस्कॉन का कहना है कि ये सारे आरोप गलत हैं और मोहम्मद यूनुस की सरकार ने यह गिरफ्तारी हिंदुओं को सजा देने के लिए की है और अब बांग्लादेश में इस्कॉन पर ही बैन लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस तरह का लांछन लगाना बिना किसी तथ्य के, ये बहुत ही दुखद है। रैडिकल ऑर्गेनाइजेशन का तकमा दिया जा रहा है। हमने देखा कि लास्ट एक महीने से जो इस्लामिस्ट लोग हैं, वो लोग बोल रहे थे कि इस्कॉन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके बैन कर दिया जाए। वहां के अटॉर्नी जनरल ने शायद कुछ स्टेटमेंट दिया है और वो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, ये भी बहुत दुखद है। इस्कॉन दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू संस्थाओं में से एक है जो दुनिया भर में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करती है और इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। इस्कॉन का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में इस्कॉन के 650 मंदिर हैं और यह संस्था भारत में प्रतिदिन 12 लाख और बांग्लादेश में भी हर दिन 50,000 से ज्यादा बच्चों को खाना खिलाती है। बांग्लादेश की सरकार जिस जमाते इस्लामी को अब कट्टरपंथी संगठन नहीं मानती, उसने तो बच्चों के हाथ में
हथियार थमाए हैं, लेकिन इस्कॉन ने कभी ऐसा नहीं किया। इस्कॉन भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का एक ऐसा समूह है जो शांति, मानवता, समृद्धि और सद्भाव के विचारों पर चलता है। जब आप इस्कॉन के बारे में सोचते हैं तो आपको भगवान श्री कृष्ण के भक्ति गीत गाते हुए इस्कॉन के अनुयायी और भगवत गीता की प्रति बांटते हुए कृष्ण भक्त याद आते हैं, और आपको उनमें आक्रामकता दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। लेकिन बांग्लादेश में आज इसे कट्टरपंथी संगठन बताकर इस्कॉन पर बैन लगाने की तैयारी हो रही है, और यह हिंदू धर्म और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का एक बहुत बड़ा अपमान है। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे शांतिप्रिय धर्म है। हिंदू धर्म के इतिहास में आपको कहीं भी हिंसा और उग्र विचारों का उदाहरण नहीं मिलेगा। यह दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है जिसने दूसरे धर्म और पंथों की संस्कृति, उनके विचार, यहां तक कि उनकी भाषा का सम्मान किया है, और यह उनके साथ घुलने मिलने में सबसे ज्यादा सहज रहा है। और आज भी जब सनातन धर्म को, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तब भी यह धर्म उत्तेजित नहीं हुआ, बल्कि बांग्लादेश में भगवान कृष्ण के भक्त इस दमन को भी चुपचाप सह रहे हैं। हम तो आज इस बात पर बड़े हैरान हैं कि भारत में भी आज ज्यादातर लोग शांत हैं। भारत में सनातन धर्म को मानने वाले लोग और कृष्ण भक्त इसके बारे में अभी कोई चर्चा तक नहीं कर रहे, और भारत के लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें बांग्लादेश के हिंदू शायद इस समय खतरे में दिखाई नहीं दे रहे। हमारे देश भारत में 116 करोड़ हिंदू रहते हैं, लेकिन कोलकाता में इस्कॉन के कृष्ण भक्तों और कुछ पार्टियों को छोड़कर देश में कहीं भी इस बैन के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। आज बांग्लादेश में हिंदू फोबिया के कारण इस्कॉन जैसी संस्थाओं और उससे जुड़े लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, उनका दमन हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह दुनिया भर के कृष्ण भक्तों के लिए एक अपमान जैसी बात है, बहुत खतरनाक बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, यानी जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था और बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी भूख से मर रही थी, गरीबी से त्रस्त थी, तब इसी इस्कॉन ने बांग्लादेश के करोड़ों लोगों की जान बचाई थी। उस समय इस्कॉन की अपील पर अगस्त 1971 में मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर और जॉर्ज हैरिसन ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक कॉन्सर्ट किया था। जॉर्ज हैरिसन ब्रिटेन के मशहूर बैंड द बीटल्स के गिटारिस्ट थे, और इस कॉन्सर्ट से उन्होंने इस्कॉन के साथ मिलकर आज के हिसाब से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा जुटाया था, जिससे बांग्लादेश के लोगों को भूखमरी से बचाया गया। लेकिन आज उसी बांग्लादेश की सरकार ने यह कहा है कि इस्कॉन एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है और हम इस पर बैन लगाना चाहते हैं। 1971 की तस्वीरें आप देख लीजिए, पुरानी तस्वीरें आज आपके लिए निकाल कर लाए हैं। जब इस्कॉन ने यह कॉन्सर्ट कराया था बांग्लादेश में लोगों की मदद करने के लिए, आज उसी बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि यह इस्कॉन एक कट्टरपंथी संगठन है। इस्कॉन से नफरत के पीछे चिन्मय कृष्ण दास एक बहुत बड़ा कारण है, जो मोहम्मद यूनुस पर 8 मांगों को लेकर लगातार दबाव बना रहे थे। ये मांगे क्या थी? हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को रोका जाए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक नया कानून बने, पीड़ित हिंदुओं को सरकार से न्याय और मुआवजा मिले, और सरकार में अल्पसंख्यकों का एक अलग मंत्रालय बने। ये सारे कानून और मंत्रालय का अधिकार भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों को वर्षों से मिल रहा है। हमारे देश में अगर आप देखें तो ये सारी मांगे हमारे देश में पहले ही पूरी हो चुकी हैं। हमारे देश में तो इस पर अमल हो रहा है। अल्पसंख्यकों का एक अलग मंत्रालय है, अल्पसंख्यक
हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई सरकार हिम्मत नहीं कर सकती अल्पसंख्यकों को हाथ लगाने की। हमारे देश में अदालतें हैं जो अल्पसंख्यकों का बचाव करती हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, उन्हें सुरक्षा देती हैं। लेकिन बांग्लादेश में अगर आप सोचिए, इन मांगों में क्या परेशानी हो सकती है किसी को, इसमें कौन सी गलत मांग है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं ने जब ये मांग की तो वहां पर उनका दमन शुरू हो गया, और अब ये दमन और भी ज्यादा आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है, ये कम नहीं होगा। 26 नवंबर को जब चिन्मय कृष्ण दास को चटगांव की अदालत में पेश किया गया, तब वहां सेना और हिंदू प्रदर्शनकारियों के बीच एक और टकराव हुआ, और आरोप है कि इसमें सेना की तरफ से कट्टरपंथियों का एक गुट भी शामिल था, जिसने सैफुल इस्लाम नाम के एक वकील की पीट पीट कर हत्या कर दी। और अब बांग्लादेश की सरकार कह रही है कि इस वकील को हिंदू प्रदर्शनकारियों ने मारा है, और यह खबर बांग्लादेश में फैलने के बाद वहां हिंदुओं के खिलाफ अब फिर से नफरती हिंसा शुरू हो गई। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें बांग्लादेश के कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर धर्म के आधार पर उनकी हत्या करने का ऐलान कर रहे हैं, और इसके लिए खुलेआम एक रैली निकाली जा रही है। बांग्लादेश में एक जमाने में 22% हिंदू थे, जो आज घटकर सिर्फ 7.5% रह गए हैं, और अगर यही हालात रहे तो बांग्लादेश में शायद ये 7.5% हिंदू भी बचेंगे नहीं। लेकिन सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। दुनिया भर के मानव अधिकारों के संगठन, दुनिया भर की प्रेस, दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के देश जो अपने आप को मानव अधिकारों का चैंपियन कहते हैं, जो बात बात पर भारत को चेतावनी देने लगते हैं कि हमारे देश में अल्पसंख्यक खतरे में है, वो तमाम देश, वो तमाम संगठन, वो तमाम मीडिया, वो तमाम नोबेल पीस प्राइज जीतने वाले लोग, सब के सब हिंदुओं के दमन पर चुप बैठे। किसी ने भी एक बार भी आवाज नहीं उठाई है, और ये जो चुप्पी है ये बहुत खतरनाक है। और अब तो जो कृष्ण भक्तों की संस्था है इस्कॉन, वो भी खतरे में आ गई है बांग्लादेश में। अब आपको यह बताएंगे कि क्या महिलाएं सेना में शीर्ष पदों पर सेवाएं देने के लिए सक्षम नहीं हैं, और आखिर भारत की सेना में महिला कमांडिंग ऑफिसर्स की नेतृत्व शैली पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। यह बहस उस चिट्ठी को लेकर शुरू हुई है जो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी ने भारतीय सेना के ईस्टर्न आर्मी कमांडर को लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि जब वो सेना की एक यूनिट का नेतृत्व कर रहे थे, तब उसका हिस्सा रही 8 महिला कमांडिंग ऑफिसर्स की कार्यशैली पुरुष कमांडिंग ऑफिसर्स से काफी अलग थी। वो अपनी समीक्षा और अनुभव के आधार पर इस चिट्ठी में लिखते हैं कि महिला कमांडिंग ऑफिसर्स कुशलता में पीछे होती हैं, छोटी छोटी बातों का जश्न मनाती हैं, अपने जूनियर्स के लिए उनका व्यवहार टॉक्सिक होता है, वो अपने सहयोगी अधिकारियों का परस्पर सम्मान नहीं कर पाती, उनमें पूर्वाग्रह और अविश्वास की भावना ज्यादा होती है, और उनका जो नेतृत्व है वो कुल मिलाकर कमजोर होता है। राजीव पुरी ने ये सारी बातें उन 8 महिला कमांडिंग ऑफिसर्स के लिए लिखी जो उनकी यूनिट का हिस्सा थी। लेकिन इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि क्या भारतीय सेना में शीर्ष पदों पर महिला अफसरों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि अब महिलाएं भी सेना में कमांडिंग ऑफिसर्स बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसका सबने स्वागत किया। इसी फैसले के बाद भारतीय सेना में शीर्ष पदों पर महिलाओं की नियुक्ति शुरू हुई, और आज भारतीय सेना में कुल मिलाकर 108 महिला कमांडिंग ऑफिसर्स हैं। लेकिन इस एक चिट्ठी ने इन सभी महिलाओं की नेतृत्व शैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं, और इसकी देश में अब बहुत चर्चा हो रही है। शायद कुछ पुरुष ऐसा सोच भी रहे होंगे कि महिलाएं तो ऐसे कामों के लिए बनी ही नहीं है, महिलाओं को सेना में बड़े पदों पर नहीं होना चाहिए, और बहुत जो सेंसिटिव पोस्टिंग्स होती हैं वहां पर नहीं होना चाहिए, बॉर्डर के इलाकों में नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि महिलाओं को लेकर यह धारणा बनाना उनके साथ एक अन्याय करने जैसा होगा। सेना में महिला कमांडिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति सिर्फ 4 साल पहले ही शुरू हुई है, और अभी महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिला है। अभी तो इस
पूरे प्रक्रिया की शुरुआत ही हुई है। एक तरफ सेना में पुरुष हैं जो शुरुआत से ही इन बड़ी बड़ी भूमिकाओं में रहकर काम कर रहे हैं, इन बड़े बड़े पदों पर रहकर शुरू से काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ महिलाएं हैं जिन्हें कहीं जाकर सिर्फ कुछ साल पहले इन बड़े बड़े पदों पर अपनी भूमिका निभाने का मौका मिला है। वर्ष 2020 से पहले हमारा देश कभी भी महिला अफसरों को कमांडिंग ऑफिसर बनाने के लिए तैयार नहीं था और उन्हें कभी भी इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई कि भविष्य में वो कमांडिंग ऑफिसर्स बन सके। इसीलिए इस तरह की समस्याएं आना शुरुआत में स्वाभाविक है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस समस्या से पीछे हट जाना इस मुद्दे का सही समाधान होगा? क्या महिलाओं पर उंगली उठाना, उनके कार्यशैली पर उंगली उठाना और यह कहना कि उनके अंदर ये काबिलियत ही नहीं है, क्या यह सही है? आज हमें यह सोचना चाहिए कि महिलाएं सेना में कमांडिंग ऑफिसर बनने के लिए सक्षम नहीं है, या हमें यह सोचना चाहिए कि हम महिलाओं को और मौके दें, सही ट्रेनिंग दें, उनके प्रति हम धैर्य दिखाएं, तो वो भी पुरुष कमांडिंग ऑफिसर्स की तरह सफल हो सकती हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ धैर्य दिखाने की आवश्यकता है और महिलाओं पर भरोसा रखने की जरूरत है। और मैं खुद यकीन से इस बात को कह सकता हूं कि इस देश में महिलाएं सर्वश्रेष्ठ कमांडिंग ऑफिसर्स बन सकती हैं। उनमें इच्छा शक्ति भी है और उनके अंदर ये क्षमता भी है। आज भारत की तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, जिसे हम सुप्रीम कमांडर कहते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति हैं, एक महिला है। भारत की रक्षा मंत्री महिला रह चुकी हैं, प्रधानमंत्री महिला रह चुकी हैं, विदेश मंत्री महिला रही हैं और इससे यह पता चलता है कि महिलाओं की नेतृत्व शैली में कोई कमी नहीं। हमारे सेना की जो सुप्रीम कमांडर है, अगर वो महिला हो सकती है, हमारे देश की रक्षा मंत्री महिला हो सकती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर महिला हो सकती हैं, तो इसका मतलब यह है कि महिला जब इस देश को लीड कर सकती है, इस पूरे मंत्रालय को लीड कर सकती हैं, तो कमांडिंग ऑफिसर्स भी बन सकती हैं। और आज बात सिर्फ भारत की नहीं है, बाहर क्या हो रहा है जरा देखिए। कई देश हैं जिनकी सेनाओं में महिला कमांडिंग ऑफिसर्स की भूमिका में तैनात है। नेटो देशों में महिलाएं 3 स्टार जनरल होती हैं और इजराइल में भी महिला कमांडिंग ऑफिसर्स हैं। और आप खुद सोचिए कि क्या आपने कभी इसके कारण इजराइल की सेना को कमजोर माना है, या वहां की महिलाएं सेना में नेतृत्व नहीं कर पा रही, क्या कभी इसे लेकर कोई सवाल उठा है? आज इजराइल की जो सेना है उसे दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में गिना जाता है। जिस तरीके से उन्होंने गाजा में ये जंग लड़ा है, जिस तरीके से उन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ा, हमास के खिलाफ ये जंग लड़ी, पूरी दुनिया इजराइल की सेना का उदाहरण देती है। और हमारे यहां भारत में तो लोग इजराइल की सेना से बड़े प्रभावित हैं। इस चिट्ठी को लेकर सेना के सूत्रों का कहना है कि यह उसके एक अधिकारी की अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है, लेकिन यह भारत की सेना की अपनी औपचारिक राय नहीं है। और यह बात सही भी है। यह चिट्ठी 8 महिला कमांडिंग ऑफिसर्स को लेकर लिखी गई है और वो भी एक अफसर द्वारा। यह उसकी अपनी निजी राय हो सकती है, जबकि भारतीय सेना में 108 महिला कमांडिंग ऑफिसर्स हैं और इस हिसाब से महिलाओं के बारे में राय बनाने के लिए यह काफी छोटा सैंपल साइज है और इसके आधार पर सेना में महिला अधिकारियों को कम करके आंकना सही नहीं होगा। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन का आदेश दिया था, लेकिन भारतीय सेना में अधिकार हासिल करने की महिलाओं की लड़ाई बहुत लंबी है और इसलिए आज हम आपको भारतीय सेना में नारी शक्ति से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो महिलाओं को लेकर आपकी सारी गलतफहमियों को दूर कर देंगी। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिला अधिकारियों के लिए ये जो आदेश दिया था, ये तो 2020 में ही दे दिया, लेकिन सेना में अधिकार हासिल करने की महिलाओं की लड़ाई आसान नहीं थी। और आज आप ये जो तस्वीरें आप देखेंगे, इससे आपको समझ में आएगा। मैं आपको थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं, जरा महिला शक्ति को आप ध्यान से देखिए। भारत की 3 सेनाओं में 14.5 लाख जवान हैं, जिनमें महिला जवानों की संख्या सिर्फ 9,477 है। यह कुल सैनिकों का लगभग आधा % है, यानी हमारी पूरी तीनों सेनाओं में आधा % ही महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा 7,093 महिलाएं हमारी थल सेना में हैं, जबकि 1,789 महिलाएं वायुसेना में हैं और नौसेना में तो सिर्फ 748 महिला सैनिक हैं। अगर अधिकारियों की बात करें तो आर्मी में 4% ऑफिसर महिलाएं हैं, एयरफोर्स में 14% और नौसेना में
6% ऑफिसर महिलाएं हैं। सबसे पहले वर्ष 1888 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने पुरुष डॉक्टरों की कमी की वजह से महिला डॉक्टर्स को सैन्य यूनिट में शामिल करना शुरू किया था। वर्ष 1942 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने विमेन्स कॉर्प्स का गठन किया और साल 1958 में आर्मी की मेडिकल कोर महिलाओं को कमीशन देने वाली सेना की पहली यूनिट बनी। 1992 में महिलाओं के लिए विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम लागू की गई और पहली बार महिलाओं को नॉन मेडिकल रोल के लिए सेना में शामिल किया गया। 2006 में महिलाओं के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन लागू हुआ। फिर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की घोषणा की और इसके बाद 2019 में रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया कि सेना की सभी 10 शाखाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाएगा। महिला अधिकारियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी कमीशन का मैं आज घोषणा करता हूं। जो हमारी लाखों बेटियां आज यूनिफॉर्म की जिंदगी जी रही है, देश के लिए कुछ करना चाहती है, उनके लिए आज मैं ये तोहफा दे रहा हूं, लाल किले की प्राचीर से दे रहा हूं। Training and practice in their individual areas, they have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this parade. 148 women soldiers from the Corps of Military Police, of Army, Navy and Air Force. तो इससे आप समझ सकते हैं कि महिलाओं ने इस भूमिका में आने के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष किया है और अब उन्हें सिर्फ एक चिट्ठी के आधार पर आंकना बिल्कुल सही नहीं होगा और हमारे देश में ये जो बहस शुरू हुई है ये बेकार की बहस है। आज अमेरिका के सक्रिय सैनिकों में 17% से ज्यादा महिलाएं हैं। ब्रिटेन की सेना में 11% सैनिक महिला हैं। कनाडा में वहां की आर्मी में 16% सैनिक महिलाएं हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भी 5% महिला सैनिक हैं। कई देशों में महिलाओं को वॉर फ्रंट पर तैनात किया जाता है, जैसे अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। भारत ने हाल ही में कुछ वर्ष पहले ही इसकी शुरुआत की है और इसमें थोड़ा सा समय तो जरूर लगेगा, लेकिन हमारे देश में आज जो हमारी महिला दर्शक हैं, जो हमें इस समय देख रही हैं, उन्हें आज उन महिला अधिकारियों पर और उन महिला सैनिकों पर गर्व हो रहा होगा। और जब कोई भी महिला भारतीय सेना में शामिल होती है और अच्छा काम करती है तो उसका असर हमारे देश में बाकी महिलाओं पर भी पड़ता है, बाकी की लड़कियों पर भी पड़ता है। जब स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां ये कहती हैं कि हमें बड़े होकर सैनिक बनना है, तो आप सोचिए ये हमारे समाज में कितना बड़ा बदलाव है और हर महिला इससे गौरवान्वित महसूस करती है। और अब आखिर में हम आपको चीन में शुरू हुए माइक्रो ड्रामा के नए ट्रेंड के बारे में बताएंगे जो बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब लोगों के पास वेब सीरीज, बड़ी बड़ी लंबी फिल्में और लॉन्ग वीडियोस देखने का समय नहीं है, तब चीन में लोग माइक्रो ड्रामा देख रहे हैं जिसके एपिसोड्स 1.5 से 2 मिनट लंबे होते हैं। यानी ये ऐसा माइक्रो ड्रामा है जिसका एक एपिसोड 1.5 से 2 मिनट का होता है। सिर्फ एक माइक्रो ड्रामा में छोटे छोटे 60 से 70 एपिसोड होते हैं और ये सारे वीडियोस स्मार्टफोन फ्रेंडली होते हैं क्योंकि इन्हें वर्टिकल फॉर्मेट में शूट किया जाता है और इन्हें सोशल मीडिया की तरह स्क्रॉल करके देखा जा सकता है। इस इंडस्ट्री की सफलता की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसने अपना टारगेट ऑडियंस पहले ही तय कर लिया था और ये वो लोग थे जिन्हें रील्स देखने का बड़ा शौक है। आज सोशल मीडिया पर लोग 50% समय रील्स देखने में बिताते हैं और माइक्रो ड्रामा का फॉर्मेट और ड्यूरेशन इन लोगों की आदतों में बिल्कुल फिट बैठता है। असल में अगर आज आप एक फिल्म को देखना चाहें तो इसके लिए आपके पास 2 से 3 घंटे का समय होना चाहिए, जबकि किसी वेब सीरीज या टीवी सीरियल के लिए एक एपिसोड के लिए कम से कम 30 से 45 मिनट का समय आपके पास होना चाहिए। लेकिन आज लोगों के पास इतना समय है ही नहीं। उदाहरण के लिए टेस्ट मैच पहले 50 ओवर के वनडे मैच बने, यानी 5 दिन के मैच से हम 50 ओवर के मैच में आए और अब
20 ओवर के T20 के फॉर्मेट में हम आ गए हैं। 3 घंटे की फिल्में 1.5 घंटे की हो गई और अब लोग कुछ सेकंड्स की रील्स देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और उनका भी टाइम अब घटता जा रहा है। आज हम 20-30 सेकंड में सब कुछ देख लेना चाहते हैं और आज एक व्यक्ति इंस्टाग्राम रील्स पर औसतन 1 मिनट खर्च कर रहा है। अब वो कुछ ही मिनटों में पूरा एपिसोड देख लेना चाहता है और माइक्रो ड्रामा का एक एपिसोड भी कुछ मिनटों में खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह ड्रामा कभी भी और कहीं भी देखा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि रील्स भी बहुत कम ड्यूरेशन की होती हैं, वो भी अधिकतर वर्टिकल फॉर्मेट में ही शूट होती हैं और उन्हें भी कहीं भी देख सकते हैं। तो फिर ये माइक्रो ड्रामा नया क्या है इसमें, और माइक्रो ड्रामा और रील्स में क्या फर्क है? तो इनमें सबसे बड़ा फर्क यह है कि माइक्रो ड्रामा में प्रोफेशनली तैयार किया हुआ कंटेंट होता है, जो प्रोफेशनली शूट किया जाता है, जिसमें एक बाकायदा एक कहानी होती है, पटकथा होती है, कहानी कहने का तरीका, उसमें म्यूजिक, एडिटिंग रील से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। माइक्रो ड्रामा में ज्यादातर बदला लेने की कहानी होती है, गरीब से अमीर बनने की कहानियां होती हैं, जो लोगों को बड़ी पसंद आती हैं। इन छोटी छोटी कहानियों में जबरदस्त ट्विस्ट होते हैं, जो दर्शकों को लगातार बांधे रखते हैं और अगले एपिसोड के लिए दर्शक इंतजार करते रहते हैं। आज बहुत से लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि वो आराम से सोफे पर बैठकर या बिस्तर पर लेटकर घंटों फिल्म या सीरियल देख सकें। वो कम समय में मनोरंजन चाहते हैं और ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं जो कहीं भी उनकी बोरियत को मिटा सके। हैरान करने वाली बात यह है कि वर्ष 2023 में अकेले चीन में माइक्रो ड्रामा की इंडस्ट्री 43,500 करोड़ रुपए की हो चुकी है और वर्ष 2027 तक ये 1,30,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। ये माइक्रो ड्रामा मनोरंजन के साथ लोगों का समय भी बचा रहा है, इसलिए लोग खुशी से पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। 60 से 70 एपिसोड का एक ड्रामा देखने का खर्च लगभग 850 रुपए है, जो नेटफ्लिक्स के 1 महीने के सब्सक्रिप्शन से ज्यादा है। चीन में 110 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जिनमें आधे से ज्यादा माइक्रो ड्रामा देख रहे हैं। इस साल माइक्रो ड्रामा दिखाने वाले ऐप्स के 5.5 करोड़ डाउनलोड्स हो चुके हैं। चीन के बाद माइक्रो ड्रामा का ट्रेंड दूसरे देशों में भी तेजी से बढ़ रहा है और इन्होंने विदेशों में भी 1500 करोड़ रुपए की कमाई की है अब तक। टिकटॉक के बाद माइक्रो ड्रामा मनोरंजन का एक ऐसा नया साधन हो सकता है जो चीन से पूरी दुनिया में फैल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे टिकटॉक फैला था। असल में हमारा जो औसत समय है कुछ भी देखने का, वो लगातार घटता जा रहा है। चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे किसी की बात सुनना हो, चाहे फोन पर बात करना हो, हमारा जो ध्यान है, जिसको हम अटेंशन स्पैन कहते हैं, वो बहुत कम होता जा रहा है। 30-40 सेकंड के बाद हमारा ध्यान भटकने लगता है और ये जो माइक्रो ड्रामा बन रहे हैं, ये इंसान की इसी फितरत और लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं कि अब आप 1.5 से 2 मिनट में पूरा एक एपिसोड देख पाएंगे। ये नया बदलाव है, ये नई रियलिटी है मनोरंजन की, और मनोरंजन की एक नई दुनिया है। और आप सोचिए, हो सकता है आने वाले समय में आज आप 1.5 से 2 घंटे की फिल्म देखते हैं, हो सकता है वो भी घटकर 1 घंटे की हो जाए या कुछ और समय के बाद आधे घंटे की फिल्में भी आपको देखने को मिलने लगे।